बच्चों, ओलिगोपोली मार्केट में सबसे पहली बात है, मैंने बताया था कि इस मार्केट में नंबर ऑफ फर्म बहुत कम होती है और ऐसे मार्केट में अक्सर दो प्रोडक्ट बेची जाती है, एक होमोजेनियस और एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। बेटा, इनके एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल, स्टील कंपनी और इसके अलावा बच्चों सॉप कंपनी, साबुन बेचने वाली कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, सबसे पहला फीचर है फ्यू फर्म। इस मार्केट में फर्म की संख्या बहुत कम होती है और मैंने कहा था कि कम से कम 2 से 20 तक पकड़ के चलो। नंबर ऑफ फर्म बहुत कम होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह बेटा होती है सेटअप कॉस्ट। बेटा, इस मार्केट में जो इंडस्ट्री तैयार होती है उसको बहुत कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है बेटा। जैसे ऑटोमोबाइल, कार वाली कंपनी, टेलीफोन वाली कंपनी, बेटा सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, रॉ मटेरियल बड़े पैमाने में चाहिए। ये सब प्रॉब्लम के चलते कोई नया फर्म जल्दी इसमें एंट्री नहीं लेता है। इंटरडिपेंडेंस, बेटा इस मार्केट में जितने भी फर्म हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो डिपेंड करते हैं प्राइस पॉलिसी के ऊपर। इस मार्केट में हर फर्म एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड्स है। अगर कोई फर्म प्राइस बढ़ाता है तो बेचारा अदर फर्म को भी, अगर कोई फर्म प्राइस घटाता है तो अदर फर्म को भी अपना प्राइस क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो इसीलिए हर फर्म एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड्स है, इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंस है। नॉन प्राइस कंपटीशन, बेटा इस फॉर्म में सबसे पहली बात है प्राइस के ऊपर कंपटीशन नहीं होती है। उसकी वजह है कार्टेल। क्योंकि इस फॉर्म में कार्टेल बन जाती है, एक फॉर्म प्राइस डिसाइड करता है और सभी फॉर्म उस प्राइस को फॉलो करते हैं। इसीलिए फॉर्म अवॉइड द प्राइस कंपटीशन। ये लोग प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करते हैं कि हम प्राइस सब सेम रखेंगे, उस पर कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन होगा ब्रांड के ऊपर, कंपटीशन होगा क्वालिटी के ऊपर और कौन अच्छा सर्विस दे रहा है कस्टमर को। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, इसमें सेल के बाद कस्टमर को कौन अच्छा सर्विस दे रहा, यानी कि कौन असेंबल का फैसिलिटी दे रहा, कौन कस्टमर केयर का फैसिलिटी दे रहा, इसके ऊपर कंपटीशन होगा। प्राइस के ऊपर कोई कंपटीशन नहीं होगा। और जहाँ बेटा नॉन प्राइस कंपटीशन है वहाँ एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा होगा। बैरियर टू एंट्री, बेटा इस मार्केट में नया फर्म इंटर नहीं लेता है। क्यों बेटा इंटर नहीं लेता है? क्योंकि उसको एंट्री लेने में बड़ा डिफिकल्ट होती है। सबसे पहला बात है इस मार्केट में नंबर ऑफ फर्म कम होता है और वो नंबर ऑफ फर्म कम होने की वजह से वो मार्केट में जो फर्म है वो अपना कब्जा कर लेता है। और इस मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेटअप का। सेटअप करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। पॉइंट 1, इस मार्केट में जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी सप्लाई सही से नहीं होती है, क्योंकि इसमें जितना फर्म होती है वो रॉ मटेरियल भी खुद अपने जगह से इकट्ठा करते हैं। वो रॉ मटेरियल बाहर से नहीं करते, वो रॉ मटेरियल भी खुद तैयार करते हैं। इसीलिए एक नया फर्म जब इस मार्केट में जाता है तो उसमें सबसे बड़ा डर यही लगता है कि इस मार्केट में मान लो अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए, इंडस्ट्री शुरू किए, सेटअप किए, तो उसमें इतना कॉस्ट लग जाता है और जब वो लॉस पे लॉस कमाता है तो उसके पास कैपिटल ख़त्म होने की खतरा बनी रहती है। इसलिए इस मार्केट में अधिकतर एंट्री करना पसंद नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि इसमें एंट्री पॉसिबल नहीं है, एंट्री पॉसिबल है बच्चे, लेकिन वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है एंट्री लेने में। क्योंकि जब वो एंट्री लेते हैं तो उनको सेटअप कॉस्ट लगेगा और सेटअप कॉस्ट का मतलब है बेटा एक इंडस्ट्री को सेटअप करने में कम से कम अरबों रुपया तक लग जाता है। और तो और बेटा इसमें इस बात को भी ध्यान देना पड़ता है कि इस मार्केट में रॉ मटेरियल सप्लायर अवेलेबल नहीं रहते,
क्योंकि यहाँ जितना फर्म होते हैं वो खुद अपना फैक्ट्री के लिए अपना ही मटेरियल सप्लाई करते हैं। ये तमाम वजह है जिसके चलते बेटा बैरियर टू एंट्री है। और तो और बेटा कोई भी फर्म जो ऑलरेडी इस मार्केट में है वो जब चाहे तब वो मार्केट से जा सकता है। हाई सेलिंग कॉस्ट, बेटा इस मार्केट में नन प्राइस कंपटीशन होने के चलते सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सेल प्रमोशन का काम होता है। बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है बेटा एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ताकि अपना मार्केट शेयर क्या कर सके, हम बढ़ा सकें। तो जहाँ नन प्राइस कंपटीशन होगी ना बेटा, वहाँ सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटा नेचर ऑफ गुड्स, इस मार्केट में दो ही तरह के गुड्स बेचे जाएंगे, एक होमोजेनियस और एक डिफरेंशिएट गुड्स। बेटा होमोजेनियस गुड्स जब बेचे जाएंगे तो उसको बोलेंगे प्योर ओलिगोपोली मार्केट, और जहाँ डिफरेंशिएट गुड्स बेचे जाएंगे उसे इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोलेंगे। प्योर ओलिगोपोली को बेटा हम लोग कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट। अब आते हैं क्लोजिव ओलिगोपोली। क्लोजिव ओलिगोपोली को हम लोग मोनोपोली भी बोल सकते हैं। क्लोजिव ओलिगोपोली को हम लोग कार्टेल कहते हैं। हमारे वर्ल्ड में जो कार्टेल है वो ओपेक्स है, जहाँ पर 5-6 कंट्री मिलकर ये डिसाइड कर लेती है कि पेट्रोल की प्राइस जो होगी मिनरल ऑयल की वो सेम होगी, और वो प्राइस सेम रखते हैं और पूरा वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। उसे कहते हैं ओपेक। ओपेक कार्टेल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बेटा क्लोजिव ओलिगोपोली में कार्टेल देखा जाता है जिसमें एग्रीमेंट बन जाती है। जैसे मान लो 4 टॉप फर्म है A, B, C, D, ये लोग प्राइस के ऊपर कोई कंपटीशन नहीं करना चाहते, तो लोग आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम लोग चारों अपना प्राइस सेम रखेंगे, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। और ये जिम्मेदारी किसी एक को दे दी जाती है कि आप जो प्राइस रखोगे हम लोग भी क्या करेंगे, वही प्राइस रखेंगे। तो इसमें एक जो होता है वो लीडर बन जाता है, वो जो प्राइस डिसाइड करता है अदर फर्म भी वही प्राइस रखता है। और वो प्राइस सेम होने के चलते कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट लें। कस्टमर को चॉइस नहीं मिलता है प्राइस के ऊपर, इसलिए इसमें एक तो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और ये जो एग्रीमेंट होता है क्यों होता है, फर्म वर्क टुगेदर, सब मिलकर एक साथ काम करें तो रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। दे डू नॉट कम्पीट, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो लोग आपस में कंपटीशन नहीं लड़े। तब उस वक्त होगी नन प्राइस कंपटीशन। जब वो लोग आपस में कंपटीशन प्राइस को लेकर नहीं करेंगे तो नन प्राइस कंपटीशन होगी, यानी कि वहाँ पर वो कंपटीशन लड़ सकते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर और सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, कि कौन कस्टमर के लिए ज़्यादा सोचता है। तो वहाँ कहते हैं हम लोग क्लोजिव ओलिगोपोली। तो बेटा क्लोजिव ओलिगोपोली में बेटा कार्टेल बनती है। कार्टेल का मतलब एक ग्रुप बन जाती है फर्म की, और वो एग्रीमेंट के जरिए बनती है कि सब अपनी प्राइस पॉलिसी का रखेंगे सेम। जैसे यहाँ 4 टॉप फर्म है, इसमें एक फर्म लीडर बन जाता है, वो जो प्राइस डिसाइड करता है वही प्राइस सबको फॉलो करना पड़ता है। तो प्राइस का लेके कंपटीशन नहीं होती है, उसकी एग्रीमेंट बन जाती है ताकि मार्केट में आपस में एक दूसरे से ना लड़ सके। तो उस वक्त जन्म लेती है नन प्राइस कंपटीशन। अब आते हैं बच्चों नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसका अपोजिट है। नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली में नो फॉर्मल एग्रीमेंट। अब यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, जाने कि इस मार्केट में 4 फर्म है A, B, C, D। अब ये चारों के पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, चारों एक दूसरे से कंपटीशन लड़ते हैं। तुम चाहो तो कस्टमर को अपने तरफ टानो, हम चाहे तो अपने तरफ टाने। अभी लोग कस्टमर को टानने के लिए कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली। नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। द फर्म डू नॉट वर्क टुगेदर, वो लोग एक साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते हैं। दे कम्पीट ईच अदर, और एक दूसरे के साथ कंपटीशन लड़ते हैं बेटा। ऐसे स्थिति में जो डिमांड पैदा होता है उसे कहते हैं किंग डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व होता क्या, अब इसी को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों 2 ओलिगोपोली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से MCQ आ सकता है। एक है क्लोजिव ओलिगोपोली और एक है नॉन क्लोजिव। क्लोजिव में कार्टेल बन जाता है, यानी कि यहाँ पर ही फर्म आपस में फॉर्मल एग्रीमेंट करके एक ग्रुप बना लेते हैं बेटा, और वो ग्रुप बनकर प्राइस डिसाइड होता है और वही प्राइस सबका फॉलो करना पड़ता है। यानी कि यहाँ प्राइस पॉलिसी रिजिड नेचर की हो जाती है, सभी को प्राइस फॉलो करना पड़ता है।
जैसे हम लोग पूरा वर्ल्ड में देखते हैं कार्टेल, कार्टेल का एग्जाम्पल है ओपेक्स बेटा, और एक नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपस में लड़ते रहिए, कस्टमर को जो जितना टान ले, और उसी में एक तो डिमांड बनता है किंग डिमांड कर्व। तो किंग डिमांड कर्व हमेशा किस ओलिगोपोली के अंदर आता है? तो नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली के अंदर आता है। अब चलते हैं बेटा किंग डिमांड कर्व है क्या। बेटा किंग डिमांड कर्व को कहते हैं स्विजी मॉडल्स। जाने कि ये एक राइटर है हमारे स्विज, उन्होंने इस डिमांड के बारे में बताया है। किंग डिमांड कर्व इंट्रोड्यूस बाय पॉल स्विजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। किंग डिमांड कर्व जो है, किंग डिमांड कर्व इस किस राइटर ने बताया बेटा? पॉल स्विजी, ये बातें याद रखना। और इन्होंने 1939 में बताया था। तो ये राइटर का नाम याद रखना, पॉल स्विजी। किंग डिमांड कर्व को जन्म देने वाला पॉल स्विजी है। दिस मॉडल इज नॉट अप्लीकेबल इन इन्फ्लेशनरी, वेरी इंपॉर्टेंस। ये मॉडल काम नहीं करता है कब? जब देश में महंगाई बढ़ती चली जाती है, तब उस वक्त ये किंग डिमांड कर्व काम नहीं करता है, इन्फ्लेशन के टाइम। अब आते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस बात। किंग डिमांड कर्व अपीयर इन नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली। सबसे पहली बात है, किंग डिमांड कर्व कौन ओलिगोपोली में देखा जाएगा? तो भैया मेरा वो देखा जाएगा नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली, जहाँ पे कंपटीशन होगा। दिस मॉडल एक्सप्लेन, ये मॉडल हमें ये बताता है वंस द प्राइस डिटरमाइंड, अगर एक बार प्राइस डिटरमाइन कर लिया गया, एक बार प्राइस अगर फिक्स हो गया, डू नॉट चेंज इन द रिस्पॉन्स टू चेंज इन कॉस्ट एंड डिमांड कंडीशन। अगर एक बार प्राइस फिक्स हो गया ना बेटा, तो उस प्राइस को आप बदल नहीं सकते हो। ये बात कहा गया है किंग डिमांड कर्व में, स्विजी ने कहा है कि अगर एक बार प्राइस डिसाइड हो गया तो वो प्राइस सभी को फॉलो करना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए अपने कॉस्ट के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से। ये बातें इस मॉडल में कही गई है। आइए देखते हैं क्या होता है। इफ़ द फर्म राइज द प्राइस, अगर कोई फर्म अपनी प्राइस को बढ़ा दे अबव द एग्जिस्टिंग लेवल, जो प्राइस डिसाइड हुआ है अगर उससे वो ज़्यादा कर दे, तो रिवल फर्म विल नॉट फॉलो द सेम, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इधर देखो, अगर एक फर्म अपनी प्राइस को बढ़ाएगा तो रिवल फर्म अपनी उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, विल नॉट फॉलो द सेम, यानी कि रिवल फर्म वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो भी प्राइस बढ़ा देगा ना, तब बच्चा कंपटीशन का लेवल सेम हो जाएगा। तो रिवल फर्म क्या चाहेगा? जैसे मान लो बच्चा, हम एग्जांपल दे रहे, ए है, बी है और सी और डी है बेटा। यहाँ पर ही हम लोग कम फर्म है, ए अगर अपना प्राइस बढ़ा रहा तो बी और सी डी क्या कहेगा? सिर्फ बी सी डी बोलेगा चलो अब हम लोग के हाथ में मार्केट कैप्चर करने का मौका मिला। क्योंकि अगर ये प्राइस बढ़ाएगा ना बेटा, तो बी सी डी कभी अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये लोग से कंपटीशन लड़ता है, तो ये प्राइस कभी नहीं बढ़ाएगा। इसको बोलते हैं रिवल फॉर्म। तो ये रिवल है, ये कभी भी बेटा प्राइस नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ये अपना प्राइस को सेम रखेगा। और प्राइस बढ़ने से बेटा इसका कस्टमर बेटा तुरंत भाग आएगा इधर पड़ी, तो इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा और इसका मार्केट शेयर घटेगा। क्यों घटेगा बेटा? क्योंकि ये प्राइस क्या कर रहा, बढ़ाने से इसका नंबर ऑफ कस्टमर घटेगा और वो टाल लेगा कौन? बी सी डी। वही बात यहाँ लिख रहे बेटा कि अगर कोई एक फर्म अगर प्राइस बढ़ा दे बेटा अपने एग्जिस्टिंग लेवल, जो प्राइस फिक्स था, अगर उससे ज़्यादा कर दे बेटा, तो रिवल फर्म बेटा उस सिस्टम को नहीं मानता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? सो द फर्म लॉस ए कंसिडरेबल शेयर ऑफ द मार्केट। तो बेटा ऐसे हालात में जो दाम बढ़ाया है उसको लॉस हो जाता है बेटा, और वो लॉस क्या होता है? अपना मार्केट शेयर खो देता है, यानी कि अपना नंबर ऑफ कस्टमर को खो देता है। सो द डिमांड कर्व फेसिंग बाय द फर्म अबव द एग्जिस्टिंग लेवल, और एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर जो डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक हो जाता है। अभी है क्या, मैं कुछ देर बाद बताऊंगा बच्चों। तो बच्चों एक बात क्लियर हो गया यहाँ पर ही कि अगर एक फर्म अपनी प्राइस को बढ़ा दे तो अदर फर्म बड़ा खुशी मनाता है कि चलो अब उनके कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। जैसे यहाँ ए बी सी डी है, ए अपना प्राइस कांस्टेंट रख रहा है, ए अपना प्राइस बढ़ा रहा, तो
तो बी सी डी अपना प्राइस कांस्टेंट रख रहा, तो एक का कस्टमर को बी सी डी अपने तरफ खींच लेंगे, तो इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इनका मार्केट शेयर घटेगा। तो यहाँ जो प्राइस लेवल फिक्स था, प्राइस लेवल अगर वो उसके ऊपर गया तो उस वक्त जो डिमांड बनेगी वो होगी प्राइस इलास्टिक डिमांड। अब प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या बेटा? प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ बेटा कि प्राइस बढ़ाने से भी उसका डिमांड जो है, उसकी डिमांड इतना घट जा रहा है कि वो सोचा ही नहीं था, इसलिए उसका नाम पड़ गया इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक डिमांड। केस 2, अगर एक फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस बिलो द एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल, जो प्राइस फिक्स है अगर उसके नीचे प्राइस लिया है, यानी कि उसके नीचे अगर अपना दाम कम कर दे, तो अगर बेटा उसके नीचे अगर वो प्राइस कम करेगा तो रिवाइवल फर्म क्या देखेगा? रिवल फर्म ये देखेगा कि उसका दाम कम होने से कस्टमर उसके तरफ जाएगा, तो वो कस्टमर जाने नहीं देगा, ये भी अपना प्राइस कम कर देगा। तो बेचारा जो ए सोचा था कि हम प्राइस कम करेंगे मेरा डिमांड बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो रिवल फर्म है वो भी प्राइस क्या कर दे रहा, कम कर दे रहा। तो प्राइस कम करने से कस्टमर कंफ्यूज हो जा रहा कि इधर जाए कि इधर जाए। तो ऐसे हालात में डिमांड जो है उसकी नहीं उतनी बढ़ पा रही है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, ए है, बी है, सी और डी है। ए अपना प्राइस कम किया तो मजबूरी में बेचारा जो रिवल फर्म है वो भी अपना प्राइस कम करेगा। अगर नहीं करेगा ना भाई तो इसका मार्केट शेयर ए खा लेगा, तो ये कभी नहीं चाहेगा ए मार्केट शेयर खाए, तो ये भी अपना प्राइस क्या करेगा, कम कर देगा। तो जब ये भी अपना प्राइस कम करेगा और सेम लेवल में कर देगा तो बच्चों मेरा कस्टमर को ऑप्शन मिलेगा, तो डिमांड जो रहेगा बेटा वो कांस्टेंट रह जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर द रिवल फर्म will also reduce their price in order to protect their share in the market। रिवल फर्म भी अपना प्राइस कम कर देगा इस मकसद से कि मार्केट में उसका जो हिस्सा है वो प्रोटेक्ट हो सके, उसको नुकसान ना हो। तो डिमांड कर्व फेस बाय द फर्म वुड बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो उस वक्त जो डिमांड कर्व होगा वो इनइलास्टिक होगा। तो दो तरह का कंडीशन है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कब है? जब प्राइस बढ़ेगा तो इलास्टिक और प्राइस घटेगा तो इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस घटने के बावजूद भी डिमांड उतना बढ़ा नहीं। दिस टाइप ऑफ एसिमेट्रिक प्राइस कंजेशन प्रोड्यूस एन काइंड डिमांड कर्व। इस तरह से प्राइस को लेकर जो प्राइस मैंने दो केस दिखाया, प्राइस बढ़ना और प्राइस घटना, इस तरीके से जो काम हुआ उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक प्राइस। एक बार प्राइस बढ़ाए और एक बार प्राइस घटाए, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक प्राइस। इसके चलते हम लोग के सामने क्या आता है, किंग डिमांड कर्व। और ये किंग डिमांड कर्व उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे प्राइस फिक्स होता है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ में किंग डिमांड कर्व है क्या। आइए बच्चों, ये किंग डिमांड कर्व है। बच्चों ये किंग डिमांड कर्व है जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं। बेटा ये जो हमारी पॉइंट है ये हमारे एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल है, यानी कि 0 PO। ये मार्केट डिसाइड किया है हर फर्म को इसी प्राइस में बेचना चाहिए, और ये हमारी 0 की क्वांटिटी है। ये जो के हमारी जो पॉइंट है, इसके ऊपर वाले जो डिमांड है, इस एरिया को कहते हैं हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इलास्टिक। और हमारे जो के पॉइंट है, यानी कि किंग डिमांड कर्व के बिलो वाली पॉइंट है, इसको कहते हैं लो इलास्टिसिटी, जिसे कहते हैं इनइलास्टिक। तो याद रखिएगा बेटा, जो किंग डिमांड कर्व होता है इसके ऊपर वाले पॉइंट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसको बोलते हैं हाई इलास्टिक डिमांड, बहुत ज़्यादा। और इसके नीचे जो होती है बच्चों, इसके नीचे उसको हम लोग बोलते हैं लो प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि लो इलास्टिक है तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक। तो ये वाली इलास्टिक हो गई और ये वाली हो गई इन इलास्टिक। अब देखिए क्या घटती है।
चलिए हम मानते हैं कि प्राइस जो हमारी फिक्स हो चुकी है P0। चलिए हम इसके ऊपर जाते हैं, चलिए हम इसके ऊपर जा रहे हैं, हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। अगर हम प्राइस बढ़ा रहे तो हम यहाँ आए, तो हम प्राइस बढ़ा के बेटा गए P1 में। तो अगर हम प्राइस बढ़ाए ना बेटा, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे बेटा कि मेरा प्राइस लेवल जब बढ़ा तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, थोड़ा सा देखो, बहुत ज़्यादा घटा। अब देखो प्राइस में देखो कम चेंजिंग है, स्मॉल चेंजिंग। प्राइस में देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट, प्राइस में हम कम चेंजिंग किए, लेकिन मेरा डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल हो गया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हम पहले Q0 में थे, Q1 आ गए, दोनों के बीच का गैपिंग देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। उसका वजह क्या है कि अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं ना बेटा, अगर हम अपना जो मेरा प्राइस की पॉइंट जो है मेरा किंग डिमांड कर्व, इसके ऊपर अगर हम प्राइस को बढ़ाए ना बेटा, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी डिमांड बहुत कम हो जा रही। इसका मतलब ये बहुत हाई इलास्टिक डिमांड हो गया। प्राइस बढ़ाने से मेरा डिमांड क्या हो गया, हाई इलास्टिक, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा फॉल हो गया हम सोचे ही नहीं थे। उसका वजह क्या है, उसका वजह ये है कि मार्केट में मेरा जो कस्टमर है मेरा रिवाइवल फॉर्म ले लिया, क्योंकि प्राइस बढ़ाने से अदर फर्म अपनी प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं किया, तो मेरा प्राइस बढ़ाने से मेरा जो कस्टमर था उधर मूव कर गया, इसलिए मेरा डिमांड बहुत तेज़ी से गिर गया। अब आते हैं प्राइस हम कम कर रहे हैं। अगर हम प्राइस कम करेंगे, मान लो हम प्राइस यहाँ पे कम किए, तो P2 प्राइस देखो हम कम किए, तो डिमांड मेरा बढ़ रहा बेटा, डिमांड मेरा बढ़ा। लेकिन सचमुच देखो डिमांड मेरा अगर बढ़ा तो ज़्यादा बढ़ा या कम, कम बढ़ा, जबकि प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। प्राइस इतना ज़्यादा फॉल हुआ लेकिन डिमांड मेरा उतना नहीं बढ़ा, डिमांड कम बढ़ा, इसलिए ये हो गया लो इलास्टिक, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड। तो बेटा के डिमांड कर्व जो है, किंग डिमांड कर्व, वो हमें ये बताती है कि इसके ऊपर वाली जो हिस्सा है वो हाई इलास्टिक होती है, और इसके नीचे वाली हिस्सा जो होती है वो लो इलास्टिक होती है, जिसे कहते हैं इन इलास्टिक। हाई इलास्टिक का मतलब डिमांड इतना ज़्यादा फॉल हो जा रहा प्राइस बढ़ाने से, और बेटा किंग डिमांड हमें ये बता रहा है कि इसके नीचे आने से आपकी इलास्टिक डिमांड कम है, इसे कहते हैं इन इलास्टिक। थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना। देखो हम प्राइस इतना गिरा दिए, प्राइस इतना कम कर दिए, फिर भी मेरा डिमांड उतना नहीं बढ़ा। उसका वजह क्या है कि जैसे हम प्राइस कम किए तो अदर फर्म भी प्राइस क्या किया, कम कर दिया। तो जो कस्टमर हम चाह रहे थे मेरे तरफ आए, उतना कस्टमर नहीं आ पाया, जिसके चलते मेरा डिमांड उतना तेज़ी से बढ़ा नहीं। अब बच्चे आते हैं थोड़ा सा, तो बच्चे इसे कहते हैं किंग डिमांड कर्व। तो किंग डिमांड कर्व हमें यह बताता है कि जो प्राइस लेवल फिक्स है, एक बार ग्राफ देख लो। किंग डिमांड कर्व हमें यह बताता है, सुईजी हमें यह बताता है कि आप मार्केट के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, जो प्राइस डिसाइड हो चुका है उसी प्राइस को फॉलो करो। अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो बहुत ज़्यादा हाई इलास्टिक हो जाएगा, हाई इलास्टिक हो जाएगा। किंग डिमांड कर्व के ऊपर हाई इलास्टिक होगा। देखो हम प्राइस बढ़ाए, डिमांड इतना ज़्यादा गिर गया जिसकी हम परिकल्पना नहीं किए थे। और किंग डिमांड के नीचे जब आओगे तो वो हो जाएगी लो इलास्टिक, जिसे कहते हैं इन इलास्टिक, डिमांड उतना चेंज नहीं होगा। देखो प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल किए तो डिमांड कम हो गया, डिमांड बढ़ा लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा। ऐसा का है क्योंकि आपको बताएं प्राइस कम करने से अदर फर्म भी कम कर देगा, तो अदर फर्म कम करेगा तो नंबर ऑफ कस्टमर जाने के बजाय वहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए डिमांड कम हो जाएगा। तो उसे कहते हैं किंग डिमांड कर्व। और जहाँ किंग डिमांड बनेगा बेटा, जहाँ किंग डिमांड बनेगा तो वह दो तरह की अवस्था दिखाई देगी, हाई इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक। ये इतना इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंट होता है जिसके चलते बेटा हम लोग AMR कर्व का डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, किंग डिमांड को इन डिटरमाइन डिमांड कर्व बोलते हैं, किंग डिमांड को इन डिटरमाइन डिमांड कर्व बोलते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं,
बेटा जब किंग डिमांड कर्व बनती है तो मार्जिनल रेवेन्यू डिसकंटिन्यू हो जाती है, मतलब ये दोनों के बीच में गैपिंग आ जाता है। और गैपिंग आने का वजह यही है, डिमांड का बहुत ज़्यादा चेंज होना है। इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड के बीच में बहुत ज़्यादा चेंज होने के चलते मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डिसकंटिन्यू हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में गैपिंग आ जाता है। देखो हमने यहाँ लिखा है एमआर कर्व। एमआर कर्व विल बी डिसकंटिन्यूअस एट द किंग पॉइंट। ये हमारी किंग पॉइंट है, देखिए थोड़ा ध्यान से, मैं एक बार फिर ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारा किंग पॉइंट हुआ और ये हमारी डिमांड कर्व हुई। मार्जिनल रेवेन्यू देखो इन दोनों के बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, गैप हो गया। और इसका गैप क्यों हुआ उसका रीजन हम यहाँ दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी डिसकंटिन्यू एट द किंग्स पॉइंट। जो हमारी किंग डिमांड कर्व है उस पॉइंट में ये डिसकंटिन्यू हो जाती है। द मेन रीजन ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ एमआर कर्व आर ग्रेटर डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, जिसके चलते एमआर कर्व डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ता है इनडिटरमाइंड कर्व। तो किंग कर्व को दूसरा नाम क्या है, इनडिटरमाइंड कर्व। इसमें हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते एमआर कर्व को। एमआर कर्व को हम लोग डिटरमाइन नहीं करते, इसलिए उसका नाम पड़ा डिसकंटिन्यू। क्योंकि ये एमआर कर्व कंटिन्यू नहीं हो पाता है, क्योंकि एमआर कर्व डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना ज़्यादा फास्ट चेंजिंग होता है बेटा प्राइस को बढ़ाने घटाने से, कि इसका हम लोग सही से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। एमसी कर्व आर पासिंग थ्रू द कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ एमआर कर्व। जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, जो है ना कि जो इन दोनों के बीच जो गैपिंग होती है, वहाँ से हमेशा एमसी कर्व पास होता है। अब आते रिलेशन को देखते हैं बेटा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो मेरा कॉस्ट अगर मेरा रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो पहले ये बताइए सिंपल बात, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो अपना आउटपुट क्या करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे? तो अपना आउटपुट को आप रिड्यूस करोगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा पड़ रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो प्रोडक्शन को कम कीजिए। एमसी को ध्यान दीजिए, अगर एमसी कम है मार्जिनल रेवेन्यू से, अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट कम पड़ रहा है बेटा सामान तैयार करने में, तो भैया आपके लिए खुशी है, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो फर्म विल राइज इज आउटपुट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको ध्यान में रखिए। और ये प्राइस सभी मार्केट के लिए है। अगर मार्जिनल कॉस्ट कभी भी ज़्यादा हो तो आउटपुट कम करो, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा, और मार्जिनल कॉस्ट कभी भी कम रहे तो अपना आउटपुट क्या करो, बढ़ाओ। तो आई होप बच्चों इसको आप स्टडी कर लोगे, खासकर किंग डिमांड कर्व, इम्पॉर्टेंस है, स्विजी मॉडल्स। बाय बच्चों।